नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम कल जो टॉपिक अधूरा रह गया था हमारा लाल बाल पाल, इस टॉपिक को आज हम पूरा करेंगे। इतिहास सेकंड पेपर वालों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही है, परंतु इसके साथ जो जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपके फर्स्ट पेपर में टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आने के पूरे चांस रहते हैं और मेरी कोशिश हमेशा की तरह यही रहेगी कि इसके अलावा आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास रहने वाली है विपिन चंद्र पाल के बारे में। देखिए, इनके जीवन परिचय से पहले बात करें तो लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। ये जो तीनों थे, इन तीनों का नाम एक साथ क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये जो तीनों थे ये तीनों गर्मपंथी विचारधारा के थे। कौन सी विचारधारा के थे? तो दिमाग बना, गर्मपंथी विचारधारा के थे। और अभी भी वापस कह रहा हूं, आपको इसके अलावा कुछ अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी को बार बार, अगर आप एक बार नॉर्मल स्पीड में ये वीडियो देख लो, सेकंड टाइम डबल स्पीड में देख लो, थर्ड टाइम और भी स्पीड में देख लो, तो आपकी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कहाँ होता? हबीबगंज। ये हबीब है, हमीन नहीं है, हबीबगंज। हबीबगंज वो होता जो कहाँ पड़ता? उस समय बंगाल में था, परंतु वर्तमान जब बंटवारा होता तो बंटवारे के बाद ये कहाँ पर चला गया था? बांग्लादेश में चला गया था। इनके जो पिता का नाम है, इनके पिता का नाम क्या है? रामचंद्रपाल। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा है ना, विपिन चंद्र पाल की प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ से हुई थी? मिशनरी स्कूल में। कहाँ से हुई है प्रारंभिक शिक्षा? मिशनरी स्कूल में हुई है। इनको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनको एक पत्रकार के रूप में हम पढ़ते हैं, एक समाज सुधारक के रूप में पढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छे लेखक थे और सबसे मोस्ट टाइम के बाद ये कौन सी विचारधारा के थे? ये गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। कौन सी विचारधारा के व्यक्ति थे? गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। इनके विचारों के और योगदान की बात करें तो 1905 में मैंने बताया था कि 1905 के अंदर क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। तो बंगाल विभाजन से पहले किसे? बंगाल विभाजन से पूर्व 1904 और 1905 में बंगाल विभाजन होता है। तो बंग से पूर्व इनकी विचारधारा किस प्रकार की थी और बंग के बाद में इनकी विचारधारा किस प्रकार की, उस पर पढ़ेंगे। 1905 से पूर्व इनकी जो विचारधारा थी अपने आप में क्या थी? ये समाज सुधारक थे, सरकारी नीतियों का क्या करते थे? विरोध करते थे। ये कांग्रेस के सदस्य थे तथा किसके सदस्य थे? कांग्रेस साथ में ब्रह्म समाज के सदस्य थे। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग कि ब्रह्म समाज के की जो स्थापना वो किसके द्वारा की गई। आ जाइए। 1905 के बाद इनके योगदान देखिए तो स्वदेशी आंदोलन में आप क्या रहे? सक्रिय रहे। तो दिमाग स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत की गई वो बंगाल विभाजन के बाद की गई है, उसमें ये क्या रहे? सक्रिय रहे। 1905 से पूर्व कार्य की पुनर्विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह का क्या किया था इन्होंने? समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? विधवा पुनर्विवाह का इनके द्वारा समर्थन किया गया। और यही नहीं कि जो नृत्य कला देवी नामक विधवा से क्या किया था? विवाह किया था। किससे किया था? नृत्य कला देवी। तो विपिन चंद्र पाल की पत्नी का नाम क्या? नृत्य कला देवी, जो क्या थी? एक विधवा थी। ब्रह्म समाज के भी क्या बने थे? सदस्य बने थे। किसके सदस्य थे? ब्रह्म समाज के सदस्य थे। बंगाली संस्कृति की पहचान हेतु प्रयास किए। किसके लिए पहचान कार्य किया था इन्होंने? कि बंगाली संस्कृति को क्या दिला सकेगी? पहचान दिला सके। तो बंगाली संस्कृति को पहचान दिलाने हेतु इन्होंने क्या किया है? कार्य किया है ना। बांग्ला दर्शन का समर्थन किया तथा विपिन चंद्र चटर्जी को वाल्टर स्कॉट बनाया था। क्या बनाया था? विपिन चंद्र जो चटर्जी है इनको क्या बनाया था? वाल्टर स्कॉट बनाया था। ये चीज भी आप दिमाग में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछी जाती है कि विपिन चंद्र चटर्जी को क्या बनाया था? ये बनाया था। आ जाओ भाई सब, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ये बंग दर्शन है भाई। ठीक है, बंगला दर्शन, ये बंगला दर्शन के दो, बंग दर्शन के दो, एक ही बात है। आ जाइए। ठीक है, इनके द्वारा पारिदर्शक कौन सी या परिदर्शक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इनके द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो परिदर्शक पत्रिका का क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। 1887 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन में, किसमें? मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में इमो एक्ट का क्या किया था? इनके द्वारा विरोध किया गया था। तो दिमाग में अगर पूछ लो कि इमो एक्ट का विरोध करने वाले में से कौन थे, तो इमो एक्ट का विरोध करने वाले कौन थे? तो विपिन चंद्र पाल थे। और अपना आगे बात करें विपिन चंद्र पाल पे, तो देखिए 1898 और 1899 में धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के लिए कहाँ गए थे? 1898 और 1899 में ये धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? धर्मशास्त्रों अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। 1905 के बाद इनके क्या क्या कार्य थे? बंगाल विभाजन 1905 के बाद, देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की रचना बनाई। देखिए स्वदेशी आंदोलन की रचना बनाने वाले कौन है? बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की रचना बनाई तथा इसके प्रसार हेतु
1906 में वंदे मातरम पत्र प्रकाशित किया। तो वंदे मातरम पत्र प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो दिमाग वंदे मातरम जो पत्र है उसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन है? विपिन चंद्र पाल है। इसी इन्हीं के बारे में आगे पढ़े। इसके संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। वंदे मातरम जो पत्र है, वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया था? विपिन चंद्र पाल के द्वारा किया था। और जो पत्र है इसके संपादक कौन है? अरविंद घोष है। घोष के ऊपर जब केस हुआ, क्या हुआ? घोष के ऊपर जब केस हुआ तो पाल ने गवाही से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। पाल ने क्या करा? गवाही की मैं किसके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा? अरविंद घोष के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। जिस कारण पाल को क्या कर दिया गया? कारावास में डाल दिया। कहां भेज दिया गया? पाल को जेल में भेज दिया गया। इस प्रकरण को, इस पूरे केस को किस नाम से जाना जाएगा? वंदे मातरम केस के नाम से जाने लगा। किस नाम से? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम केस से क्या अर्थ है कि वंदे मातरम नाम का पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसके जो संपादक थे वो कौन थे? अरविंद घोष थे। और इन अरविंद घोष के ऊपर जब केस चलाया गया तो पाल को कहा गया कि आप अरविंद घोष के खिलाफ क्या दो? गवाही दो। परंतु अरविंद घोष ने गवाही देने से मना कर दिया, जिस कारण उन्हें क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के कारण पाल को, किसको? पाल को फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थैंक्स इन इंडिया कहा गया। तो फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थैंक्स इन इंडिया किसे कहा गया? तो विपिन चंद्र पाल को कहा गया। किसको कहा गया? मोस्ट टाइम की लाइन है कि फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थैंक्स इन इंडिया किसे कहा गया? विपिन चंद्र पाल को कहा गया। किसे कहा गया भाई? विपिन चंद्र पाल को कहा गया। देखिए, इस आंदोलन के दौरान पाल ने उदारवादियों को असफल समझते हुए, किनको? उदारवादी। उदारवादी कौन से? नरम दल की बात की जा रही है। पर किसकी बात की? नरम दल को। कि नरम दल जो है वो क्या नहीं कर सकता? अपने अंग्रेजों से अपनी मांगे नहीं मनवा सकता। तो ये हमेशा क्या रहता है? ये लोग हमेशा असफल रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा ये लोग असफल रहते हैं, जिस कारण इनका असफल होना समझा। और उग्रपंथ तथा गर्मपंथ, ठीक है, उग्रपंथ तथा गर्मपंथ की ओर इनका झुकाव हुआ। किसकी ओर? उग्रपंथ और गर्मपंथियों की तरफ इनका झुकाव हुआ। आगे चलकर इनका पत्र, इनका जो पत्र था न्यू इंडिया, ये है वैसा। इनका जो पत्र कौन सा था? न्यू इंडिया। क्या? गरम दल का मुख्य पत्र बना। क्या बना? मुख्य पत्र बना। तो यहां से एक सवाल और बन रहा है कि जो गरम दल है, गरम दल का मुख्य पत्र कौन सा है? तो न्यू इंडिया। कौन सा? बस न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसका है? तो दिमाग में पाल का है। किसका है? न्यू इंडिया पाल का। तो यहां से भी आपका एक सवाल बन रहा है कि जो न्यू इंडिया है वो किसका पत्र है? जो न्यू इंडिया है वो पाल का है। और किसका मुख्य पत्र था? ये जो गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे उनका ये मुख्य पत्र है। ठीक है। मैसेस्टिक प्रॉफिट इन नेशनलिज्म, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये अरविंद घोष द्वारा कहा गया। अगला देखिए, 1907 में अपने पुत्र निरंजन पाल के साथ पुणे इंग्लैंड जाते हैं। वहां पर स्वराज पत्र चलाया। ठीक है, इंग्लैंड से इनके द्वारा कौन सा पत्र चलाया गया? स्वराज पत्र चलाया गया। इंग्लैंड में इनके द्वारा कौन सा पत्र चलाया गया? स्वराज पत्र चलाया गया। तो देखिए कौन कौन सा पत्र चलाया जा रहा है? एक तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है, एक वंदे मातरम चलाया जा रहा है। एक कौन सा चलाया जा रहा है? न्यू इंडिया चलाया जा रहा है। और एक इंग्लैंड में कौन सा पत्र चला रहे हैं? स्वदेश नामक पत्र चलाया। जब कर्जन वाइली, क्या नाम है? कर्जन वाइली की हत्या हुई, तो किसकी? जब कर्जन वाइली की हत्या हुई और स्वराज पत्रिका का नाम आया। कौन सी पत्रिका का? स्वराज पत्रिका। क्यों? क्योंकि जो खुद पाल थे, जो खुद विपिन चंद्र पाल थे, वो गरम दल के नेता थे। और दिखती बार जब हत्या हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? किसी ना किसी प्रकार की हिंसा हो रही है। गर्म प्रकार का क्या करा जा रहा है? विरोध किया जा रहा है ना, थोड़ा स्ट्रांग रूप से विरोध किया जा रहा है। तो दिखती बात है पाल का नाम आना लाजमी था। और इसमें किसका? स्वराज का जब जो पत्रिका है इसका जब नाम आया तो ये वापस कहाँ आ गए? ये पुणे इंग्लैंड से इंडिया आ गए। कहाँ आ गए? इंग्लैंड से इंडिया आ गए। ठीक है, इंग्लैंड से वापस इंडिया आ गए। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, और जब इंग्लैंड में थे तो इंग्लैंड में किससे जुड़े थे? तो इंडिया हाउस से जुड़े थे। ये भी दिमाग में ना कि उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो इंग्लैंड में इंडिया हाउस के क्या रहे हैं? सदस्य रहे। तो विपिन चंद्र पाल इंग्लैंड में इंडिया हाउस के क्या रहे हैं? सदस्य रहे। ठीक है, जब वापस आए तो वापस आने के बाद तिलक के साथ, किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ। किसके? बाल गंगाधर तिलक के साथ। किसके साथ मिलकर? बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन
जैसे मुद्दों पर काम किया। तो सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए पाल के द्वारा तिलक के साथ मिलकर, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर किस किस मुद्दों पर कार्य किया। तो स्वराज पर कार्य किया, स्वदेशी पर कार्य किया, राष्ट्रीय शिक्षा पर कार्य किया और स्वशासन पर कार्य किया। किस पर कार्य किया? इन मुद्दों पर इनके द्वारा क्या किया गया? कार्य किया गया। जब गांधी जी के द्वारा असहयोग प्रस्ताव लाया गया, क्या लाया गया? जब गांधी जी के द्वारा असहयोग प्रस्ताव लाया गया, कब? 1920 में। तो स्वशासन तथा स्वराज का उल्लेख नहीं होने के कारण, ठीक है, जब असहयोग प्रस्ताव लाया गया उस प्रस्ताव के अंदर किन किन मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था? स्वशासन और स्वराज का उल्लेख नहीं था। तो इनके द्वारा क्या किया गया? तो गांधी जी के साथ क्या हो गई? मतभेद हो गई, गांधी जी से इनकी क्या हो गई? लड़ाई होगी। इन्होंने गांधी जी को कहा कि आप असहयोग जो है, असहयोग आंदोलन में आप इस स्वराज का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हो, आप इस में स्वशासन का उल्लेख नहीं कर रहे हो। इस बात को लेकर गांधी जी से इनकी क्या हुई? लड़ाई हुई, जिस कारण असहयोग प्रस्ताव के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। तो सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा क्रांतिकारी है जो गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव के खिलाफ थे? तो कौन थे? विपिन चंद्र पाल। कौन है वैसा? विपिन चंद्र पाल। आ जाइए, वर्ष 1919 में होम रूल लीग के प्रतिनिधि के तौर पर इंग्लैंड गए। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दिमाग में ना, एक तो की गई तिलक के द्वारा और एक की गई एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा, पता है आपको? इन दोनों द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो 1919 में होम रूल लीग के प्रतिनिधि के तौर पर इनको कहां भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया। कहां भेजा गया? इनको प्रतिनिधि के तौर पर इंग्लैंड भेजा गया और वहीं पर इंग्लैंड गए। उसके बाद में 1925 में, कब? 1925 में इन्होंने राजनीति से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। विपिन चंद्र पाल ने राजनीति से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। आ जाइए, अब हम बात करें इनकी प्रमुख पुस्तकें, इनके द्वारा कौन कौन से साहित्य लिखे गए। तो देखिए इनके द्वारा 1887 में, कब? 1887 में जो महारानी विक्टोरिया है उनकी जीवनी कौन सी भाषा में लिखी? बांग्ला भाषा में लिखी। कौन सी भाषा में लिखी? बांग्ला भाषा में लिखी। इन्हीं के द्वारा दी न्यू स्पिरिट एंड स्टूडियो इन हिंदुइज्म ये किताब लिखी थी। दी सोल ऑफ इंडिया ये किताब लिखी। दी बेनिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स ये किताब लिखी। इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये जो किताब है ये किताब अपने विपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई। और अपन बात करें तो इनके द्वारा हिंदी रिव्यू, देखिए ये जो किताब है हिंदी रिव्यू, ये किताब कब लिखी गई? तो हिंदू रिव्यू जो है जब ये इंग्लैंड में थे, कहां पर थे? इंग्लैंड में थे। तो हिंदू रिव्यू जो किताब है ये इंग्लैंड के दौर पर थे, इंग्लैंड की यात्रा पर थे, तब ये किताब लिखी गई है। मेरे जीवन समय की यादें, मेरे जीवन समय की यादें एक बहुत शानदार किताब है और आईएमपी है, काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है कि मेरे जीवन समय की यादें किसके द्वारा लिखी गई? तो विपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था विपिन चंद्र पाल के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले की जो क्लास में अगर आपने नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे जाकर जरूर देख सकते हो लाला लाजपत राय के बारे में। आगे हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 में। कब? मतलब 1857 की क्रांति के ठीक एक साल पहले इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। कहां पर हुआ था इनका जन्म? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ये जो थे ये कौन से परिवार? एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग रखते थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को इनकी क्या हुई है? इनकी मृत्यु हुई है। इनके जो पिताजी का नाम है केशव गंगाधर तिलक। क्या नाम है इनके पिताजी का? केशव गंगाधर तिलक इनके पिताजी का नाम है। इनके योगदान देखिए 1890 से पूर्व ये समाज सुधारक के रूप में थे। ये शिक्षा में इनका क्या योगदान रहा है? पत्रकारिता में क्या योगदान रहा? और ये क्या थे? अपने आप में शिक्षक थे। तो देखिए, और 1890 से बाद में बात करें तो 1908 तक ये राजनीति के रूप में योगदान किस प्रकार से रहा है ना? कांग्रेस में भी ये कौन सी विचारधारा, मैं बता चुका हूँ, लाल बाल पाल, इन तीनों को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि ये गर्मपंथी विचारधारा के थे। कौन सी विचारधारा के थे? गर्मपंथी विचारधारा के थे। तो ये गर्मपंथ से रिलेटेड थे। 1908 से लेकर 1920 तक, ठीक है, ये हमेशा किसको लेकर प्रयासरत थे? स्वराज को लेकर प्रयासरत थे। किसको लेकर प्रयासरत थे? स्वराज को लेकर इन्होंने क्या किया है? किस प्रकार का इन्होंने कार्य किया है? तो अब देखिए 1890 में इनके योगदान किस प्रकार के रहे? तो 1880 में न्यू इंग्लैंड स्कूल, कौन सी? न्यू इंग्लैंड स्कूल से जुड़े। ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रयासरत था।
ये जो न्यू इंग्लैंड स्कूल है, कौन सी, जो पाश्चात्य शिक्षा है उसके लिए क्या किया करती थी, एक कार्य किया करती थी। कौन सी शिक्षा के लिए, पाश्चात्य शिक्षा के लिए कार्य किया करती थी। इस विद्यालय की स्थापना किसकी, इसी जो न्यू इंग्लैंड न्यू इंग्लिश स्कूल है, इस स्कूल की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, क्या नाम है, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर द्वारा क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और अपन आगे बात करें ठीक है, तो और इसमें सहयोगी कौन थे, तिलक है ना, गोपाल गणेश, आगरकर, महादेव नाम जोशी, इन सबके सहयोग से इस न्यू इंग्लिश स्कूल की क्या की गई, स्थापना की गई। इन्हीं के द्वारा मराठी साहित्यकार है ना 1876 में निबंध माला क्या की गई, प्रकाशित की गई। ठीक है, ये जो मराठी साहित्यकार थे इनके द्वारा एक निबंध माला पुस्तक प्रकाशित की गई। कौन सी, निबंध माला पुस्तक प्रकाशित की गई, और ये किससे प्रेरित हुए थे, तिलक से प्रेरित हुए थे। ये जो निबंध माला पुस्तक है, दिमाग में, निबंध माला पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर द्वारा प्रकाशित की गई थी। कौन है विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, तो दिमाग ये जो थे ये मराठी साहित्यकार थे। कौन से साहित्यकार थे, मराठी साहित्यकार थे। इनके द्वारा कौन सी जो पुस्तक है वो प्रकाशित की गई, निबंध माला। कौन सी माला, निबंध माला। कब प्रकाशित की गई, तो 1874 में। कब की गई, 1874 में। ठीक है, किससे प्रेरित होकर की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर इन्होंने ये जो पुस्तक है ये इसको प्रकाशित की गई। ठीक है, इन्हीं के द्वारा देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना कब की गई, तो 24 अक्टूबर 1884 में पूना के अंदर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। और किस किस के साथ मिलकर, तिलक थे, आगरकर थे, नाम जोशी थे, वीएस आपटे थे, महादेव गोविंद राणा दे। कौन थे, महादेव गोविंद राणा दे, डीके कर्वे ने मिलकर, ठीक है, डीके कर्वे ने मिलकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की क्या करी, स्थापना की। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसके संस्थापक सदस्य कौन रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे। बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी कौन रहे, आगरकर, नाम जोशी, वीएस आस्टे, महादेव गोविंद राणा दे, डीके कर्वे, इन्होंने मिलकर इसकी क्या करी है, स्थापना करी है। ठीक है, और ये जो सोसाइटी थी कौन सी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा क्या किया गया, इस सोसाइटी के तले दक्कन क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु कई विद्यालय और कॉलेज खोले गए। किसके लिए प्रसार हेतु, शिक्षा के प्रसार हेतु, है ना, कि शिक्षा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके प्रसार हेतु बहुत सारे विद्यालय और बहुत सारे क्या खोले गए, कॉलेज खोले गए। आ जाइए, बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है फर्ग्यूसन कॉलेज है। फर्ग्यूसन कॉलेज मैंने बताया था कि फर्ग्यूसन कॉलेज क्या है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना जो कहाँ हुई थी, वो कहाँ हुई थी, 1885 में पूना में हुई थी। 1885 में पूना में हुई थी। और इसी कॉलेज के अंदर, इसी कॉलेज में जो तिलक थे, वो तिलक क्या थे, शिक्षक के रूप में अपना कार्य क्या करते थे। किसके रूप में, फर्ग्यूसन कॉलेज में तिलक जो थे वो एक शिक्षक के रूप में थे। और कौन से विषय के शिक्षक थे, कौन से, गणित विषय के शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था इस स्कूल में। और वीएस जो आस्ते थे वो पहले इस स्कूल में क्या थे, प्रधानाचार्य थे। क्या थे, पहला प्रधानाचार्य। जो फर्ग्यूसन कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य कौन है, वीएस आस्टे। और पूछ ले कि दूसरे, पहले तो ये है, दूसरे प्रधानाचार्य कौन से हैं, तो आगरकर। दूसरे प्रधानाचार्य कौन से, आगरकर। ठीक है, प्रधानाचार्य थे। मुंबई प्रांत के गवर्नर फर्ग्यूसन ने कितने रुपए का दान दिया था इस कॉलेज में, 1200 रुपए का दान किया था। कितने रुपए का दान किया था, 1200 रुपए का दान किया था। जिस कारण इस कॉलेज का नाम किसके नाम से पड़ा, उन्हीं के नाम से पड़ा। आ जाइए, ठीक है, सतारा से न्यू इंग्लिश, सतारा में इनके द्वारा किसकी स्थापना की, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सतारा में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की 1899 में। अहिल्याबाई होलकर विद्यालय क्या की गई, स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, अहिल्याबाई होलकर विद्यालय की स्थापना की। 1990 में तिलक ने सोसाइटी से त्याग पत्र दे दिया। किससे, ये जो सोसाइटी बनाई थी इस सोसाइटी से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। क्यों त्याग पत्र दिया, क्योंकि उस समय 1885 के अंदर, 1885 में किसकी स्थापना हो चुकी थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस एक क्या था, राष्ट्रीय पार्टी का रूप लेने लग गई थी, राष्ट्रीय दल का रूप लेने लग गई थी। और तिलक को अपनी जो आवाज है, अपनी जो बात है, वो कांग्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकते थे। इस कारण तिलक ने इस सोसाइटी से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और किसकी सदस्यता ग्रहण कर ली, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। किसकी सदस्यता ग्रहण कर ली,
कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब 1890 से 1908 तक इनका योगदान क्या था? 1890 1908 तक इनका क्या योगदान था? ठीक है, तो देखिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891, आयु समिति अधिनियम 1891 और एक्ट 10 ऑफ 1981, ये जो थे, ये सारे जो एक्ट थे ये यौनाचार व सहमति की न्यूनतम आयु कितनी बता रहे थे? ये न्यूनतम आयु इसके जो तय की गई थी, जो 12 वर्ष तय की गई थी। मतलब जो यौन संबंध है उनकी जो आयु है वो क्या है? 12 वर्ष है। परंतु इससे पहले जो आयु थी वो कितनी आयु थी? वो 10 वर्ष थी। इसकी अवहेलना करने पर क्या होगा? जब इस प्रकार की 12 वर्ष से कम आयु का यदि कोई संबंध स्थापित करता है तो किसकी श्रेणी में आएगा? वो रेप की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा? रेप की श्रेणी में आएगा। तो इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, इस अधिनियम की, इस एक्ट की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, तो किसके द्वारा की गई? रुक्माबाई डॉक्टर के द्वारा, रुक्माबाई के द्वारा इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। और है ना, बीकाजी के साथ इनका क्या होता? बाल विवाह होता। किनके साथ? बीकाजी के साथ इनका बाल विवाह होता। इसी कारण रुक्माबाई और बीकाजी 1885 में इस प्रकार का एक केस दायर होता है। बीकाजी केस जीत गए, मगर उसी समय फुलमोरी दसी है, ठीक है, फुलमोरी दासी की मृत्यु पति द्वारा, है ना, गलत संबंध, ये गलत है, ठीक है, गलत संबंध स्थापित किए जाने के कारण हो गई। केस हारने के बाद रुक्माबाई ने महारानी विक्टोरिया से अपील की कि इस अपील पर अमल करते हुए महारानी ने रुक्माबाई का विवाह क्या कर दिया गया? 1889 में रद्द मान लिया गया तथा आगे ऐसा कोई मामला न हो, इसके लिए क्या आया? एक्ट, एज ऑफ एक्ट कंसेंट एक्ट लाया गया। कलकत्ता की परिषद में इस विधेयक को जनवरी 1991 में एंड्रू स्कोबल द्वारा रखा गया, जिसके पक्ष में निम्न लोगों ने अपना क्या दिया? अपना पक्ष दिया था। इस प्रकार का एक पूरा प्रकरण था कि 12 साल से कम एज के जो लड़कियां रहेगी वो संबंध स्थापित नहीं कर सकती। यदि संबंध स्थापित करती है तो वो बलात्कार, रेप की श्रेणी में आएगा। परंतु जब केस जीत भी गए, बीकाजी केस जीत गए, उसके बाद में एक प्रकरण हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के कारण महारानी विक्टोरिया से क्या लगाई जाती है? अपील लगाई जाती है। तो महारानी विक्टोरिया इसमें क्या करती है? संशोधन करती है। और जब ये एक्ट आया तो इसके पक्ष में कौन कौन थे? गणपति, है ना, जब इसके थे तो इसके पक्ष में कौन कौन थे? ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो इसके पक्ष में यहां लिख रहा हूं मैं, इनके पक्ष में कौन थे? पक्ष की अगर मैं बात करूं, इसके पक्ष में कौन कौन थे तो दिमाग में ना, बहराम जी मालबारी, बहराम जी मालबारी, और कौन है भाई साहब? कृष्ण जी लक्ष्मण, कृष्ण जी लक्ष्मण, इसके अलावा आनंदी गोपाल, है ना, आनंदी गोपाल, ये तो क्या थे? इसके पक्ष में थे। ये लोग क्या थे? इसके पक्ष में थे। ये लोग इस एक्ट के पक्ष में थे। परंतु विपक्ष में, इस एक्ट के विपक्ष में कौन कौन था? तो हम क्यों तिलक में ये पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो तिलक थे, कौन? तिलक थे, इस एक्ट के विपक्ष में थे। इसका अलावा योमेश चंद्र बैनर्जी इस एक्ट के क्या थे? इस एक्ट में के विरोध में थे। तो ये चीज दिमाग में ना, जब ये एक्ट आया था, कौन सा एक्ट? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इस एक्ट के पक्ष में कौन कौन थे? तो ये इसके पक्ष में थे, और तिलक और योमेश चंद्र बैनर्जी जो है इस एक्ट के विरोध में थे। अगला हम पढ़ेंगे गणपति और शिवाजी उत्सव। गणपति और शिवाजी उत्सव का क्या है कि 1891 में इसकी घोषणा अपने केसरी अखबार में की गई। 1894 में व्यापक तौर पर गणेश चतुर्थी के दिन क्या मनाया गया? ये दिवस मनाया गया। क्या है ये दिवस? क्यों है? क्यों अपने दिवस को पढ़ रहे हैं? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो युवाओं में किसकी? राष्ट्रवादी भावना का विकास हो। किसके लिए? युवाओं में राष्ट्रवादी भावना का विकास हो, इसलिए हम कौन से दिवस मनाएंगे? गणपति और शिवाजी उत्सव मनाएंगे। युवाओं में राष्ट्रवादी की भावना का प्रसार करने के लिए तिलक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ करेंगे। आ जाइए ना, 1895 में शिवाजी कोष समिति की क्या की गई? स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? शिवाजी कोष समिति की स्थापना की गई, तथा इसके सानिध्य में क्या मनाया गया? शिवाजी उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव मनाया गया? शिवाजी उत्सव मनाया गया। शिवाजी उत्सव
किसके सानिध्य में मनाया गया? शिवाजी कोष समिति। कौन सी समिति? शिवाजी कोष समिति। और इसी समिति के द्वारा अखाड़ा संघ किसकी स्थापना की? अखाड़े संघ की स्थापना की। गो हत्या समिति की स्थापना की, मतलब गो हत्या जो हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, है ना, जहां पर भी गो हत्या हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार की क्या हो रही है? समिति बनाई जाती है। और लाठी संघ की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें कि जो तिलक है, तिलक पर कौन सा मुकदमा? देशद्रोह का पहला मुकदमा। हम पढ़ेंगे कि तिलक पर क्यों देशद्रोह का पहला मुकदमा चला। तो देखिए 96 और 97 में पूना क्षेत्र में, कहां पर? पूना क्षेत्र में प्लेग महामारी फैल गई ना। प्लेग एक बीमारी होती है, प्लेग महामारी बहुत ज्यादा फैल गई थी उस समय। तो प्लेग महामारी फैल गई, इसको नियंत्रित करने के लिए दायित्व ब्रिटिश भारतीय सेना को दिया गया। ठीक है, इस प्लेग महामारी को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई? ब्रिटिश भारतीय सेना को दी गई। सेना में कठोर कदम, घरों की तलाशी ली गई। क्या की गई? घरों की तलाशी ली गई। प्लस आवागमन पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। इस पर तिलक ने केसरी में क्या लिखा? एक लेख लिखा। तो तिलक का अखबार कौन सा है? दिमाग में रखना, तिलक कौन सा अखबार है? केसरी पे क्या लिखा? एक लेख लिखा कि कोई में घर में घुस जाता है और घर में बंद करके क्या लगा देता है? आग लगा दी जाती है। तो इस प्रकार का जो लेख है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये तिलक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, जब इस प्रकार का लेख लिखा गया तो इस लेख में चापेकर बंधुओं के द्वारा, किसके द्वारा? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु कौन थे? दामोदर हरि और बाल कृष्ण। दिमाग में रखना, मोस्ट टाइम भी है चापेकर बंधु, आप पढ़ोगे तो चापेकर बंधु कौन है? दामोदर हरि और बाल कृष्ण हरि ने प्लेग कमिश्नर रेड और आइस्टेट, क्या नाम है? प्लेग कमिश्नर रेड और आइस्टेट की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इन दोनों क्या कर दी? हत्या कर दी। कब कर दी? 22 जून 1897 को चापेकर बंधु के द्वारा जो प्लेग कमिश्नर है, कौन है? प्लेग कमिश्नर की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। केसरी ने इस हत्या को सम्यता व तिलक ने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या बताया गया है। जो केसरी है, किसका? केसरी अखबार में तिलक के द्वारा इस हत्याकांड को, किसके हत्याकांड को? किसके? रेड और आइंस्टाइन के हत्याकांड को कहा गया है कि जिस प्रकार से शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की है, किसने? शिवाजी ने जिस प्रकार से अफजल खां की हत्या की है उसी प्रकार से चापेकर बंधुओं ने, किसने? चापेकर बंधुओं ने रेड और आइस्टेट की क्या की है? हत्या की है। इस पर तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा। इस पर क्या लगा? तिलक पर क्या लगाया गया? राजद्रोह का आरोप लगाया गया। और 1897 में कितने माह का? 18 माह का इनको क्या हुआ? कारावास हुआ। कितने माह का कारावास हुआ? 18 माह का कारावास हुआ। पीछे कांग्रेस के 1897 और 1898 के अधिवेशन में तिलक को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। जब इस कांग्रेस का 1897 और 1998 का जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उस समय तिलक को क्या हुआ? रिहा करने का क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया कि तिलक को क्या करवाया जाए? रिहा करने का प्रस्ताव लाया जाए। परंतु जो उदारवादी जो नेता थे कांग्रेस के, उन उदारवादी नेताओं के द्वारा इस प्रस्ताव को क्या गया? पारित नहीं होने दिया कि नहीं, तिलक क्योंकि गर्मपंथी विचारधारा के थे और ये जो प्रकरण हुआ था ये गर्मपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा किया गया और कांग्रेस जो थी वो नरमपंथी विचारधारा की थी। तो इस प्रकार के प्रकरण को जब प्रस्ताव लाया गया कि तिलक को जेल से आजाद करवाया जाए, तो जो कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, उदारवादी जो नेता थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या नहीं होने दिया? पारी नहीं होने दिया। जब तिलक रिहा हुए तो तिलक ने मुंबई के गवर्नर, है ना, सैंड हॉर्स के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? मुंबई के गवर्नर सैंड हॉर्स के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव तथा कांग्रेस के अधिवेशन में रखा। किसके विरुद्ध? जो मुंबई के गवर्नर सैंड हॉर्स के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा। परंतु उदारवादियों ने यह प्रस्ताव भी क्या नहीं होने दिया? पारित नहीं होने दिया। अब देखिए आप यहाँ एक चीज समझोगे कि गर्मपंथी और नरमपंथी विचारधारा के जो नेता है वो आपस में अपनी विचारधारा किस प्रकार से उनकी विचारधारा टकरा रही है। यदि जो गर्मपंथी विचारधारा के नेता है वो कुछ सही कार्य भी करेंगे, परंतु एक वाद विवाद के चलते, एक निंदा के चलते वो उनके प्रस्ताव को क्या नहीं होने देंगे? पारित नहीं होने देंगे। परिणाम स्वरूप कांग्रेस में मतभेद उभरने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और दिमाग में ना, जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस पहली बार कांग्रेस में क्या पड़ी है? फूट पड़ी है। पहली बार कांग्रेस में क्या हुई है? फूट का सामना पड़ा।
देशद्रोह का दूसरा मुकदमा, जो तिलक है, तिलक पर देशद्रोह का दूसरा मुकदमा किस प्रकार से पड़ा? तो देखिए 30 अप्रैल, 18 नहीं है भाई, 30 है भाई, चमड़े की जीभ है, फिसल जाती है यार, ठीक है। तो 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चार्ली तथा खुदीराम बोस ने कलकत्ता में जज डगलस, ठीक है, प्रफुल्ल चार्ली और खुदीराम बोस ने कलकत्ता के जज डगलस किंगफोर्ड को याक में बम उड़ा फेंक दिया गया। क्या फेंक दिया? याक में, है ना, याक नहीं है, यान है, सॉरी, या गाड़ी बोल दो आप लोग, ठीक है। गाड़ी में क्या फेंक दिया गया? बम फेंक दिया गया, मगर गाड़ी में नहीं होने के कारण 2 ब्रिटिश महिलाएं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिस कारण चार्ली ने क्या कर दिया? आत्महत्या कर ली, तथा खुदीराम बोस को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई, ठीक है। अब खुदीराम बोस को तो गांधी ने हत्या की निंदा की, जबकि केसरी पत्र में तिलक ने दोनों को बचाव हेतु क्या किया? कार्य किया, कि गांधी जी जो है इस प्रकरण की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, परंतु तिलक जो है, बाल गंगाधर जो तिलक है, वो अपने अखबार केसरी के अंदर क्या कर रहे हैं? इन दोनों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब बचाने का प्रयास किया गया तो इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, और विशेष अदालत में महाभियोजन चला, जिसमें 9 सदस्यों की जूरी, कितने सदस्यों की जूरी? 9 सदस्यों की जूरी ने फैसला लिया। फैसला क्या आया? 7-2 का फैसला दिया गया, जिसके कारण मतलब 7 जो थे वो किसके खिलाफ थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ, परंतु 2 जो थे वो बाल गंगाधर तिलक के क्या थे? पक्ष में थे। उनके खिलाफ वो फैसला आया और बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए क्या दी गई? 6 वर्ष की सजा दी गई। कितने वर्ष की सजा दी गई? ठीक है, ठीक है। और ये जो सजा है, ये सजा देने वाला कौन सा है? दिनसा दावर। किसके द्वारा दी गई? दिनसा दावर ने ये सजा दी गई। मोस्ट टाइम भी है कि जो इस प्रकार की सजा दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को, वो सजा सुनाने वाला है, वो सजा देने वाला व्यक्ति कौन है? दिनसा दावर है। आज ही हम बात करें सत्ता हेतु, सजा हेतु इनको कौन से जेल में भेजा गया? तो दिमाग में ना, इनको सजा हेतु कौन से? मांडले जेल में भेजा गया। कौन सी? बर्मा की मांडले जेल भेजा गया, परंतु $13 का जुर्माना डाल दिया गया, जिसके वकील, ठीक है, ठीक है, तथा और कितने रुपए का जुर्माना? क्या $13 आप क्या भरोगे? जुर्माना भरोगे। इस पूरे प्रकरण के दौरान जो तिलक थे, तिलक के वकील कौन थे? तो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? उस समय तिलक के वकील थे। तो दिमाग में ना, इस पूरे प्रकरण में जो तिलक है, तिलक के पक्ष में कौन लड़ रहे थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के पक्ष में लड़ रहे थे। ठीक, जेल में रहते हुए श्रीमद भागवत गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र पुस्तक लिखी। तो श्रीमद भागवत गीता तथा कर्मयोग जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? वो तिलक द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? तथा ये मराठी भाषा में थी, तो इसका हिंदी अनुवाद, ठीक है, ये जो किताबें थी, ये दोनों किताबें इनके द्वारा कौन सी भाषा में लिखी गई? मराठी भाषा में लिखी गई। परंतु इन किताबों का जो हिंदी अनुवाद है, कौन सा अनुवाद? हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? माधवराव सप्रे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? माधवराव सप्रे के द्वारा इनका क्या किया गया? हिंदी अनुवाद किया गया। जब वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, दिमाग में मोस्ट टाइम की लाइन है, जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में, तो इसका जो समर्थन करने वाले कौन से नेता थे? तो जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, उसका समर्थन करने वाले तिलक थे। कौन थे वो सब? तिलक थे। अब 1908 से लेकर 1920 तक इनका योगदान किस प्रकार से रहा है? तो देखिए 1914 को इनको जेल से क्या कर लिया? जो बर्मा का मांडले जेल है, उन मांडले जेल से क्या कर दिया गया? इनको रिहा कर दिया गया। और रिहा होते ही ये कौन से, किसके लिए? स्वराज के लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अब तिलक जो है वो कार्य किसके लिए करेंगे? स्वराज के लिए कार्य करेंगे। किसके लिए कार्य करेंगे? स्वराज के लिए कार्य करेंगे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में, ठीक है, सम्मेलन, लखनऊ सम्मेलन में गर्म पंथ और नरम पंथ में मध्य क्या करवाया गया? क्या करवाया गया? समझौता करवाया गया, जिसे किस नाम से जाना गया? लखनऊ समझौता। मोस्ट टाइम पे कि कांग्रेस जो लखनऊ समझौता किसे कहा गया? तो 1916 के लखनऊ, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के नेताओं के मध्य क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है। इसी समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाने लगा, है ना। अखिल भारतीय होम रूल लीग की क्या की गई? स्थापना की गई। कहां पर? तिलक के द्वारा अखिल भारतीय होम रूल लीग की भी क्या की गई? स्थापना की गई है। कब की गई? तो अप्रैल 1916 में की गई। कहां पर की गई? बेलगांव पूना में की गई। कहां पर? बेलगांव पूना में की गई। बम्बई के अलावा पूरे भारत में भी इसका क्या किया?
इसका प्रसार किया है। इनके द्वारा एक बहुत शानदार लाइन की गई है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक के द्वारा क्या लाइन की गई है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं क्या करूंगा? लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं क्या करूंगा? लेकर रहूंगा। ठीक है, गांधी जी को इन्होंने अहिंसा का विचार त्याग कर स्वराज अपनाने की सलाह दी थी। तो दिमाग में किस नेता ने, किस गर्मपंथी नेता ने गांधी जी को क्या त्याग कर, अहिंसा का विचार त्याग कर स्वराज को अपनाने की क्या दी जा रही है? समस्या दी जा रही है। 1916 में स्वराज पर भाषण के कारण तीसरी बार इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि जो तिलक है, तिलक पर कितनी बार राजद्रोह का मुकदमा लगा? 3 बार। पहली बार तो प्लेग है ना, पहली बार तो क्या प्लेग है, दूसरी बार क्या है, ठीक है, बॉस, और तीसरी बार क्या है भाई साहब? स्वराज पर भाषण। 3 बार इन पर क्या लग रहा है? मुकदमा लग रहा है। इस समय लोगों ने इनको कौन सी उपाधि दी की? लोकमान्य की उपाधि दी थी, लोकमान्य। तो जब तीसरा मुकदमा लगा था, तीसरे मुकदमे के टाइम ही तिलक को किसकी उपाधि दी जा रही है? लोकमान्य की। इसलिए इनका नाम क्या? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है। लंदन टाइम्स के संस्थापक, कौन सी अखबार? लंदन टाइम्स के संपादक व इंडिया है ना अनमिड पुस्तक के लेखक वैलेंटिन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहने वाले कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल। मोस्ट टाइम की है कि तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहने वाले कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल है। तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। 1918 में तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने कहाँ गए थे? लंदन गए थे। और जब वापस आए तो पीछे क्या हुआ कि 1918 में कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्षता से क्या हो गए? वंचित हो गए। क्यों? लंदन चले गए, जिस कारण इन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, इस कारण इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है, दिमाग में ना, भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कभी भी क्या नहीं बने थे? अध्यक्ष नहीं बने थे। और बंगाल का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? बंगाल का बेताज बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसको कहा जाता है? बंगाल का बेताज बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और मुंबई का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? फिरोज शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई का बेताज बादशाह फिरोज शाह को कहा जाता है। ठीक है, अगस्त 1920 में तिलक का क्या हो गया? देहांत हो गया। इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी दिन क्या हुआ? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। और एक कथन है गांधी जी, क्या कथन है? यह गर्जना शांत हुई, सिरमौर था वह चला गया। यह गर्जना क्या हुई? शांत हुई, और जो सिरमौर था वो चला गया। आ जाइए, इनके जो साहित्य है ना, डी ऑरन है ना, रिसर्च इनटू दी है ना एंटिटीज ऑफ वैल्यू वेदास, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इन्होंने वेदों की क्या करी है? रचना की तिथि लिखी है कि वेदों की रचना कब हुई थी, इसकी तिथि भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। दी आर्च होम ऑफ दी वेदास 1903 में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई। मैक्स मूलर ने वेद भेजे, तिलक ने इनका अध्ययन किया है ना, तथा यदरोदा जेल पूना में ये पुस्तक लिखी। इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? मेहता मराठी भाषा में थी, साप्ताहिक था, और ठीक है कौन सा अखबार था? मेहता था जो मराठा अखबार था, साप्ताहिक अखबार था। और इसका जो अंग्रेजी प्रकाशन है, अंग्रेजी में इनका प्रकाशन कब हुआ? जनवरी 81 में अंग्रेजी प्रकाशन हुआ। जो केसरी था वो कौन सी भाषा में था? मराठी भाषा में था। केसरी कौन सी भाषा में था? मराठी भाषा में था, जिसको 4 जनवरी 81 को आगरकर के साथ मिलकर क्या किया गया था? शुरू किया गया था। इसी के द्वारा है ना विष्णु शास्त्री चिपळूणकर की आर्यभूषण प्रेस को में से क्या होता था? प्रकाशित होता है। ये कौन सी प्रेस से प्रकाशित होता है? जो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर है उसकी जो आर्यभूषण प्रेस है, कौन सी प्रेस है? आर्यभूषण प्रेस से कौन सा अखबार प्रकाशित होता है? केसरी नामक अखबार प्रकाशित हो रहा है। कौन सी भाषा में हो रहा है? तो मराठी भाषा में हो रहा है। ठीक है, 88 में मतभेद के चल गए, आगरकर अलग हो गए तथा अपना अलग से पत्र निकाला। कौन सा पत्र निकाला? इन्होंने सुधार कर इन्होंने पत्र चलाया था। ठीक है, तो साथियों दीजिए इजाजत, नेक्स्ट क्लास में हम और भी शानदार तरीके से जितने भी जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है वो सारा टॉपिक कवर करवा देंगे, जिससे आपके फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।